नोमान और उसके दोस्त बगैर शादी के मारिया के साथ सुहागरात मनाना चाहते थे। नोमान के सारे दोस्त हंसते हुए इसके वजूद के लिए तरस रहे थे। मारिया नोमान के कहने पर उसे मिलने चली गई थी। खुद को छुपाने लगी, बारी बारी उसके वजूद पर दरिंदगी दिखाने लगे। उसका जिस्म बेजान होने लगा। बरहाना हालत में ठंडे फर्श पर पड़ी। आखिरी दफ़ा फिर से नोमान ने वजूद को नोचना चाहा, मगर नोमान के दोस्तों का मारिया के पेट में। मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं मोहब्बत के नाम पर अपने घर की दहलीज़ पार करके आई थी। अब मेरे साथ कुछ अच्छा वैसे भी नहीं होने वाला था, लेकिन इतना बुरा होगा इसका अंदाज़ा नहीं था। मेरा नाम मारिया है। मैं अपने घर में अपनी बड़ी बहन और अपनी अम्मी अब्बू के साथ रहती थी और अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ था। मैं बहुत खुश थी। मेरी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। मैं सबसे छोटी थी और मेरी बड़ी बहन सारे घर के काम कर लिया करती थी, इसलिए वो मुझे कभी ज़्यादा काम नहीं कहती थी। मैं दिन भर खेलती रहती थी, कभी सहन में, कभी कमरे में, कभी अम्मी के साथ बावर्ची खाने में और कभी बाजी के पास बैठकर बातें करती रहती थी। मेरी ज़िंदगी में ना कोई दुख था, ना कोई परेशानी। अम्मी भी मेरी ज़िदों पर हंसती थी और अब्बू हमेशा कहते थे कि मेरी छोटी मारिया तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरी माँ अक्सर मेरी बहन से कहती थी कि तुम इसको बहुत बिगाड़ रही हो, इस तरह लड़कियाँ नहीं संभलती। तो वह हंसते हुए जवाब देती थी कि ये मेरी छोटी बहन नहीं, मेरी बेटी जैसी है। मैं इसको कुछ नहीं कह सकती। ऐसा लगता था कि मेरी दो माएँ हैं, एक वो जिन्होंने मुझे जना और एक वो जिसने मुझे अपनी गोद में पाला। बाजी के साए में मैं बहुत खुश रहती थी। ये मेरी हिफाजत करती थी, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करती थी। वो मुझे अभी कुछ करने नहीं देती, बस कभी कभार कहती कि मारिया ऊपर छत से कपड़े उतार लाना। एक दिन ऐसा ही हुआ। मैं शाम के वक्त छत पर कपड़े उठाने गई। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज ढलने को था। जैसे ही मैंने कपड़े उठाना शुरू किया, मेरी नज़र सामने वाले घर की छत पर गई। वहाँ एक लड़का खड़ा था। वह सीधा मेरी तरफ देख रहा था। पहले तो मैं हैरान हुई कि ये कौन है, लेकिन फिर अगले दिन जब मैं दोबारा गई तो वह फिर वहीं था और मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो मुझे पहचान चुका हो। मुझे लगा शायद ये महज इत्तेफाक है, मगर फिर तीसरे दिन भी वही था और जैसे ही मैं छत पर गई वह आ गया और नज़रें मुझ पर जमा ली। अब मुझे समझ आ गया कि ये महज इत्तेफाक नहीं है, वो जानबूझकर उसी वक्त आता है जब मैं छत पर जाती हूँ। पहले तो मैंने तवज्जो नहीं दी। मैं कपड़े उठाकर जल्दी से नीचे आ जाती थी, मगर दिल के अंदर कहीं ना कहीं तजस्सुस जाग उठा था। मैं सोचती कि वह कौन है और क्यों रोज़ मेरी तरफ देखता है। फिर एक दिन मैंने अपनी नज़रें उसकी तरफ उठाई तो वह पहले से ज़्यादा हंस रहा था और अपने हाथ से इशारा किया, जैसे कुछ कहना चाहता हो कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं शर्मा गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा और मैं लपक कर नीचे चली आई। मेरे दिल में एक अनजानी हलचल थी। मैं खुद से पूछती कि ये सब क्या है, क्यों मैं उसकी तरफ देखती हूँ और क्यों वो मुझे अच्छा लगने लगा है। अगले दिन भी मैं गई, मगर इस बार कुछ और हुआ। जैसे ही मैंने कपड़ा उठाना शुरू किया, अचानक मेरी तरफ एक कागज़ आया जो एक छोटे से पत्थर के साथ लिपटा हुआ था। कागज़ सीधा मेरे कदमों के पास आ गिरा। मैं चौंक गई। पहले तो मैं डर गई कि ये क्या हरकत है, लेकिन फिर तजस्सुस के मारे कागज़ उठा लिया। जैसे ही खोला, अंदर एक नंबर लिखा था और नीचे नाम नुमान लिखा था। मेरे दिल में खौफ भी था और अजीब सा सुकून भी कि अब मुझे उसका नाम मालूम हो गया। मेरे दिमाग ने कहा कि यही वक्त है, कागज़ फाड़ कर फेंक दो, लेकिन दिल ने रोक लिया और मैंने वो कागज़ अपने दुपट्टे में छुपा लिया। रात को जब सब सो गए तो मैंने चुपके से अपना फ़ोन निकाला जो मुझे बाजी ने मेरे जन्मदिन पर दिया था और उस नंबर को सेव कर लिया। हालांकि मैं जानती थी कि अम्मी अब्बू को पता चल गया तो बहुत नाराज़ होंगे, लेकिन मैं रुक ना सकी। अगले दिन मैं फिर छत पर गई। नोमान पहले से वहाँ मौजूद था, जैसे मेरी राह देख रहा हो। उसने इशारे से पूछा कि कॉल कब करोगी। मैं हंसने लगी। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि हंसूं क्यों आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरी मेरे दिल की धड़कन तेज़ थी। रात को जब सब अपने कमरे में जा चुके थे, मैंने मोबाइल खोला और इसके नंबर पर मैसेज लिख दिया। मैंने लिखा, क्यों मुझे अपना नंबर दिया है, क्या मसला है आपको, आप तो बड़े दिल फेंक लगते हो। पहले तो सोचा कि शायद वे जवाब ना दे, मगर चंद लम्हों बाद मैसेज आ गया। उसने लिखा कि मैं आपसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ, आपको बुरा लगता है क्या। मैंने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन दिल का चैन ख़त्म हो गया।
कुछ देर बाद फिर मोबाइल उठाया और मैसेजेस देखने लगी। उसके अल्फाज नर्म थे, उसके लहजे में नरमी थी। उसने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो दोस्ती कर लेते हैं। मैंने खुद से कहा कि दोस्ती में क्या बुराई है, बस बात ही तो करनी है। अब रोज़ हम बात करने लगे। शुरू में छोटी छोटी बातें होती, जैसे आज क्या खाया, कौन सा रंग पसंद है, कौन सा गाना अच्छा लगता है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातों का दायरा बढ़ने लगा। मैं उसकी हर बात का इंतज़ार करने लगी। सुबह आँख खुलने से पहले फ़ोन देखती कि नुमान का मैसेज आया या नहीं। वह भी हर वक्त मौजूद रहता, जैसे बस मेरे लिए सांस ले रहा हो। एक दिन ऐसा आया कि मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया। मैंने उस दिन कोई कॉल नहीं की, मगर नुमान जैसे समझ गया। थोड़ी देर बाद मेरे फ़ोन पर बैलेंस आ गया। मैं हैरान रह गई कि उसे कैसे पता चला कि मैंने मैसेज किया कि आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा। मैं आपके पैसे कैसे वापस करूँगी, मेरे पास तो ज़्यादा पैसे होते भी नहीं हैं। तो वह बोला, दोस्ती में पैसे कहाँ होते हैं, मैं तो दोस्त हूँ आपका। उसके जवाब ने मुझे खामोश कर दिया। मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास उभर आया, जैसे मैं वाकई उसकी दोस्त बन चुकी हूँ। उस दिन के बाद हमारी बातों में नरमी बढ़ती गई। नौमान मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। मैं समझती थी कि ये सब सिर्फ दोस्ती है, मगर हकीकत तो ये वो दरवाज़ा था जो मुझे एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा था जहाँ से वापस आना मुमकिन नहीं था। हम लोग किसी के घर ज़्यादा आते जाते नहीं थे, इसलिए मुझे पता नहीं था कि ये नुमान किसका बेटा है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम था कि वो हमारे मोहल्ले में ही रहता है। कभी कभी मैं सोचती कि अगर इत्तेफाक से कहीं सामना हो गया तो मैं क्या करूँगी, अगर इत्तेफाक से कहीं सामने आ गया तो मैं क्या करूँगी। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। बस वही छत वाले लम्हे थे जिनमें वे दिखाई देता था। एक दिन मैं दोपहर के वक्त बावर्ची खाने में अम्मी की मदद कर रही थी कि बाबा घर आए, कुर्सी पर बैठ गए। उनके चेहरे पर हल्की सी थकन थी। अम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, तो बाबा ने हंसकर कहा कि आज एक मोहल्ले के लड़के ने मेरी मदद की। बहुत अच्छा लड़का था। मस्जिद के बाहर से मेरा जूता चोरी हो गया था, लेकिन वह मुझे अपना जूता देकर घर तक छोड़ने आया। मैंने उससे कहा कि जूता वापस ले जाओ, तो कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं नया ले लूँगा। बहुत अच्छा लड़का था। अम्मी ने पूछा कि कौन सा लड़का था, तो बाबा ने कहा कि नाम नुमान बता रहा था। मैंने जैसे ही ये सुना, मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मेरे लबों पर एक अनोखी सी मुस्कुराहट आ गई। दिल ने कहा कि नुमान सिर्फ बातों में ही अच्छा नहीं है, हकीकत में भी एक अच्छा इंसान है। उसने मेरे वालिद की मदद की, जबकि उसको मालूम भी नहीं था कि वे मेरे अब्बू हैं। उस रात जब नुमान से बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने किसी बुजुर्ग आदमी की मदद की थी, तो वह हंसकर बोला कि हाँ, ऐसे काम तो मैं करता रहता हूँ। अच्छा लगता है जब किसी की मदद कर पाता हूँ। ख़ास तौर पर बूढ़े लोग होते हैं ना, तो और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने दिल से कहा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज़्ज़त बढ़ गई है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और वो सिर्फ हंसकर बोला कि तुम्हारे मुंह से ये सुनना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। वैसे तो मैं अपनी बहन से हर बात शेयर करती हूँ। सुबह से शाम तक मेरी हर छोटी बात बाजी के इल्म में होती है। मैं स्कूल की बातें बताती थी, दोस्तों की बातें भी सुनाती थी, लेकिन नुमान के बारे में मैंने कभी जिक्र नहीं किया। हालांकि ऐसी कोई गलत बात नहीं थी, सिर्फ हम दोस्त थे। लेकिन फिर भी नहीं बताया, क्योंकि बाजी ज़रा सख्त मिजाज थी। वह हमेशा कहती थी कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मैं अक्सर उनसे बहस करती थी कि आखिर क्यों नहीं हो सकते, मगर वह अपना मौक़िफ़ नहीं बदलती थी। उनकी बातें सुनकर कभी कभी दिल में ख्याल आता कि अगर वे जान गई कि मैं नुमान से बात करती हूँ तो बहुत नाराज़ होंगी, इसलिए मैं खामोश रही। वक्त गुजरता गया और हमारी दोस्ती 2 महीने मुकम्मल होने को थी। अब तो मेरी ज़िंदगी का मामूल बन चुका था। सुबह उठकर सबसे पहले फ़ोन देखना, रात सोने से पहले आखिरी बात नुमान से करना। मैं खुद से कहती कि ये सिर्फ दोस्ती और आप ही की बातें बस ऐसी हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एहसास होने लगा था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। एक दिन नुमान ने बातों बातों में कहा कि मैं पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि वह तो मैं भी सोचती रहती हूँ। तो उसने कहा कि तुम हमेशा मेरे ख्यालों में रहती हो। मैंने कहा हाँ, तुम भी मेरे ख्यालों में रहते हो। वो बोला कि पागल तो नहीं लगूंगा अगर ये कहूँगी शायद हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई है। मैं कुछ लम्हे खामोश रही, दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। मैंने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत? उसने कहा, हाँ, मोहब्बत। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि ये मोहब्बत है? तो उसने जवाब दिया कि जब कोई दूसरा दिल में आ जाए तो उसके बगैर लम्हा कठिन लगने लगे तो समझ लो मोहब्बत है। मैं चुप रही, लेकिन दिल के अंदर एक नरम सा एहसास फैल गया। मैंने सोचा कि शायद वाकई यही मोहब्बत है। उस दिन के बाद हमारी बातों का रंग बदल गया। पहले हम आम बातें करते थे, अब बातों में प्यार आ गया। कभी वह कहता कि तुम याद आ रही हो, कभी मैं कहती कि तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। हम ख्वाबों की बातें करते थे, हम
कहती थी काश मिल सकते, काश हाथ पकड़ सकते, काश गले लगा सकते। हम अपनी दुनिया में खो गए थे, जैसे बाहर का कोई वजूद बाकी ना हो, कि ज़हर भी इतनी जल्दी असर नहीं करता जितनी जल्दी मोहब्बत असर करती है। हमारे साथ भी यही हो रहा था, हम दोनों इन मोहब्बत के असर में थे और हमें यह एहसास ही नहीं था कि ये मोहब्बत आग बन चुकी है जो एक दिन हमें जलाकर राख कर देगी। मुझे नोमान ने कहा कि वह मुझसे मिलना चाहता है। मैंने कहा कि मिलना तो मैं भी चाहती हूँ। अब तक हम दोनों एक दूसरे के लिए इतने बेचैन हो गए थे कि कुछ भी करके एक दूसरे से मिलना चाहते थे। नोमान ने कहा कि साथ में घूमेंगे फिरेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और हाथ तो पकड़ने दोगी ना। मैंने कहा कि सिर्फ़ एक बार। कहने लगा कि एक बार भी काफ़ी होगा मेरे लिए। मैं हंस पड़ी, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास था। मुझे अच्छा लगता था कि वो मुझे इज़्ज़त देता है और कभी कोई गलत बात नहीं करता था। अब मसला ये था कि मैं मिलती कैसे, क्योंकि हमारे घर में ऐसी इजाज़त मिलना नामुमकिन था। मैंने नुमान से कहा कि अगर मैं बाहर जाऊँ तो अम्मी अब्बू कभी इजाज़त नहीं देंगे, तो उसने मुझे मशवरा दिया कि तुम बता रही थी ना कि अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती हो, वो भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। तुम उसको अभी से कहना शुरू कर दो कि मेरी एक दोस्त ने घर पर पार्टी रखी है, गेट टुगेदर किस्म की, और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ और रात को थोड़ा देर से आऊँगी। बाकी सब वो संभाल लेगी, वो तुम्हारी बहन है और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने सोचा कि हाँ, ये बात ठीक है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं और अगर मैं मुसलसल बात करूँ तो आखिरकार मान जाएंगी। मैंने नोमान से कहा कि पहले तो वह आसानी से नहीं मानेंगी, तो वह हंसा और बोला कि वह तुमसे बहुत प्यार करती हैं, ज़रूर मान जाएंगी। मैंने एक हफ़्ता पहले ही अपनी बड़ी बाजी से कहना शुरू कर दिया कि मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है जो हमेशा के लिए बाहर के मुल्क जा रही है, उसने अपनी अलविदाई पार्टी रखी है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। बात भी सच लगती थी क्योंकि मेरी क्लास फेलो वाकई अपने माँ बाप के साथ दुबई जा रही थी। मैंने बाजी से कहा कि बस एक दिन जाना है, शाम को वापस आ जाऊँगी 10 बजे तक। बाजी ने पहले कहा कि बहुत मुश्किल है, अम्मी अब्बू इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन मैंने 2-3 दिन उनके सामने उदासी दिखाई, चुप रही, ना हंसी ना बोली। आखिरकार बाजी मान गई, कहने लगी कि ठीक है तुम चली जाना, मैं 5 बजे अम्मी अब्बू को कह दूँगी कि तुम वापस आ गई हो। 5 घंटे में उनको बहला लूँगी, कह दूँगी कि तुम थक कर सो गई हो, क्योंकि हमारा कमरा एक ही था और वे जानती थी कि मैं अक्सर जल्दी सो जाती हूँ। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। वे मुस्कुराकर बोली कि बस जल्दी वापस आना और ख़याल रखना। मैं दिल ही दिल में खुश हो गई। नोमान को बताया तो वह बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि देखो मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा, अब तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें पार्क में मिलूँगा। वो पार्क हमारे मोहल्ले से थोड़ा दूर था, लेकिन मैं बचपन में कई बार गई थी, इसलिए जगह मानूस थी। उन दिन मैंने तैयारियां इस तरह की जैसे वाकई किसी ख़ास तकरीब में जा रही हूँ। अपने बेहतरीन कपड़े पहने, हल्का सा मेकअप किया, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। नोमान ने कहा था कि पार्क में जिस झूले पर कहोगे तुम्हें बिठा दूंगा, हम साथ बैठेंगे जैसे जोड़े बैठते हैं, गोलगप्पे खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, तुम मौज मस्ती करोगी और मैं बस तुम्हें देखता रहूँगा। मैंने बाजी से इजाज़त ली, अम्मी अब्बू से अलविदा कहा और दरवाजे से निकलते हुए दिल के अंदर एक अजीब सा जोश था, जैसे कोई ख्वाब पूरा होने वाला हो। मैं रास्ते भर नोमान के मैसेज देखती रही, वह बार बार पूछ रहा था कि कहाँ पहुँची। मैंने जवाब दिया कि बस थोड़ी दूर हूँ। पार्क के करीब पहुँचते ही मैंने देखा वो गेट के पास खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था, जैसे वह सदियों से मुंतज़िर हो। हम दोनों पार्क में दाखिल हुए। हवा में हल्की सी खुशबू थी, शाम का वक्त था, दरख्तों की छाँव में बेंचें पड़ी थी और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। मैंने पहली बार उसे इतना करीब से देखा। वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे मैंने तस्वुर किया था, वो उससे भी ज़्यादा पुरसकून और नरम चेहरे वाला इंसान था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, उसने आहिस्ता से कहा, तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो यार, मैंने तो हमेशा तुम्हें दूर से देखा था। मैं शर्मा गई और नज़रें झुका ली। हम दोनों खुश थे जैसे हमने दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। हम झूलों पर बैठे बातें करते रहे। वो कभी मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता और फिर हंस देता, कहता कि एक दिन पूरा पकड़ूंगा, आज सिर्फ बातें ही काफ़ी हैं। हमने आइसक्रीम खाई, गोलगप्पे खाए और मैं हर लम्हा भूल गई कि मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ वापस जाना है। उस शाम पार्क के हर दरख्त पर हवा के झोंके ने हमारी खुशी में शामिल होकर हमें एक ऐसी दुनिया में पहुँचा दिया था जहाँ बस हम दोनों थे और कोई नहीं। हम लोगों ने तकरीबन सारा पार्क घूम लिया था। हम लोग जल्दी आ गए थे, ज़्यादा लोग भी नहीं थे, इसलिए बहुत मज़ा आ रहा था कि कोई देख भी नहीं रहा था और हम दोनों खुलकर हंस रहे थे। नोमान मेरे साथ बच्चों की तरह बातें कर रहा था। वो कहता कि तुम मुस्कुराती हो तो पूरा मंजर खूबसूरत लगने लगता है। मैं उसे छेड़ती कि तुम्हें तो सभी लड़कियां अच्छी लगती होंगी, तो वह फ़ौरन कहता कि नहीं, तुम जैसी कोई नहीं। मैं अंदर से खुश भी थी और शर्मा भी रही थी। अब शाम होने लगी थी, आसमान पर हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल गई थी। मैंने नोमान से कहा कि मैंने 10 बजे तक का टाइम लिया था बाजी से, लेकिन हमने तो
सारा पार्क देख लिया, खा भी लिया भी। अब बेहतर है कि टाइम से पहले ही चले जाएं ताकि कोई मसला ना हो। नौमान ने मेरी बात सुनी और मुस्कुरा कर बोला, रात को ही तो असल मज़ा आने वाला है। मैं चौंक गई और बोली कि कौन सा मज़ा? तो उसने जवाब दिया कि मूवी नहीं देखोगी मेरे साथ? मैंने हैरानी से पूछा, मूवी? कहने लगा, और क्या? मैंने कहा कि पता नहीं, वो तो देर से ख़त्म होगी। उसने फ़ौरन कहा कि नहीं, मैंने तो शो बुक किया है 7 से 10 बजे तक का, बल्कि 10 बजे से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। आजकल कौन सी 3 घंटे की फ़िल्में होती हैं। कहने लगा, मूवी देखने गई तो असल मज़ा आएगा। रोमांटिक मूवी है, मोहब्बत करने वालों की, बिल्कुल हमारे जैसे मज़े से देखेंगे। हाथ पकड़ के मैंने लम्हा भर सोचा और फिर कहा, ठीक है। मेरे दिल में ख़्याल आया कि जब एक दफ़ा झूठ बोलकर बाहर आई हूँ तो पूरा वक्त एंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार तो मुझे मौका नहीं मिलेगा और ना ही हर बार बाजी मानेगी। मैंने अपने दिल को मुतमईन किया कि सिर्फ मूवी ही तो देखनी है, इसमें बुरा क्या है। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और पूछा कि बाजी की कॉल आई थी? तो उसने कहा कि हाँ, एक दफ़ा आई थी। मैंने कहा, क्या कहा? वो बोली तो मैंने कहा कि तुम बाथरूम में हो, अगर दोबारा कॉल आए तो घर चली जाना। उसने कहा, ठीक है। मैंने कहा, फ़ोन देखा तो वाकई बाजी की मिस कॉल आई थी, मगर मैं इतनी मसरूफ़ थी कि ध्यान ही नहीं गया। मैंने सोचा कि अब वापस कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं जल्दी घर पहुंच ही जाऊंगी। हम लोग जब रिक्शे में बैठे तो नुमान ने ड्राइवर से कहा कि सिनेमा हॉल जाना है। मैंने खिड़की से बाहर देखा, हवा में खनकी थी और दिल में हल्की सी घबराहट भी थी, मगर ख़ुद को समझाया कि सब ठीक है, नुमान के साथ हूँ, कोई मसला नहीं होगा। रिक्शा शहर की गलियों से होता हुआ एक तरफ रुक गया। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो सामने किसी बड़ी इमारत का बोर्ड लगा था। मैंने हैरत से पूछा कि ये कौन सी जगह है, यहाँ तो कोई सिनेमा नहीं दिख रहा। नुमान ने कहा कि तुम्हें पता है वो सिनेमा बंद हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ बैठकर मूवी देख लेते हैं। फ़ोन में है ना मूवी? मैंने कहा कि नहीं, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, घर चलते हैं। तो वे मुस्कुरा कर बोला कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। मैंने कहा कि भरोसा है, लेकिन अजीब सा लग रहा है। उसने नरमी से कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा कमरा है, वहाँ सुकून से बैठकर मूवी देखेंगे। उसने मेरी आंखों पर हाथ रखा और कहा कि कमरा देखकर हैरान हो जाओगी, कभी किसी 5 स्टार होटल में गई हो? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं। जब हम दरवाजे के करीब पहुंचे तो मैं समझ नहीं पा रही थी, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, जैसे अंदर कुछ ठीक नहीं था। नौमान ने दरवाज़ा खोला और आहिस्ता से कहा, चलो अंदर। मैंने उसके हाथ से अपना हाथ हटाया और जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा तो मैं चंद लम्हों के लिए सख्त रह गई। मैं हैरान इसलिए नहीं हुई थी कि ये 5 स्टार होटल का कमरा था और मैंने पहले कभी देखा नहीं था। ये 5 स्टार होटल नहीं था, बल्कि यहाँ पर मैं इसलिए हैरान हो गई कि यहाँ पर 5 नौजवान लड़के होटल के अंदर खड़े हुए थे, उस कमरे में मौजूद थे और उनके चेहरे पर अजीब सी मानी खेज किस्म की मुस्कुराहट थी। नुमान ने दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसे बहुत खुश हो। एक पल को ये ख्याल आया कि गलत कमरे में तो नहीं आ गए, लेकिन ऐसा होता तो नुमान दरवाज़ा बंद क्यों करता। उसमें से एक लड़के ने कहा कि यार, इतनी देर कर दी, इतना इंतज़ार करवाया, लेकिन हाँ, जिस चीज़ के लिए इंतज़ार करवाया चीज़ है बड़ी अच्छी। उसने मुझे सर से लेकर पाँव तक देखा तो मैं घबरा गई। मेरा दिल ऐसे बैठा जैसे मेरे दिल मेरे कदमों में गिर गया हो। मुझे समझ आ गया था कि यहाँ क्या हो रहा है। अभी तक ये समझ नहीं आया था कि नुमान मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, मुझे इस्तेमाल करने के लिए, अपनी दोस्तों की खुशी के लिए यहाँ लेकर आया था। लेकिन अब ये ज़रूर समझ आ गया था कि मेरे साथ क्या होने वाला था। वह सब मेरी तरफ बढ़े, किसी ने भी मुझ पर रहम नहीं किया, किसी ने नहीं सोचा कि मैं किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, कम उम्र हूँ। बस उनका जो दिल किया उन्होंने मेरे साथ वैसा सलूक किया था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा था। यह एक बुरा ख्वाब था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। रात गुजर चुकी थी और मैं अभी तक घर नहीं पहुँची थी। घर में जैसे क़यामत बरपा थी। मेरी तलाश शुरू हो चुकी थी। सब घबरा गए थे। मैंने जाते वक्त बहन से यही कहा था कि मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, लेकिन जब घर वालों ने फ़ोन किया तो दोस्त ने साफ कह दिया कि वह तो किसी से मिलने गई थी। अब सारे झूठ एक एक करके खुलने लगे थे। बहन ने माँ बाप से झूठ बोला था कि मैं दोस्त के घर हूँ, दोस्त ने बहन से झूठ बोला था कि मैं किसी से मिलने गई हूँ, और मैंने सबसे झूठ बोला था कि मैं सिर्फ बाहर थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। अब सबके सामने सच आ चुका था और मैं कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मेरा फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। माँ बाप पागलों की तरह दरवाजे पर बैठे थे। बाजी रो रो कर थक चुकी थी। दोस्त के घर वालों ने भी उसे डांट दिया था कि अगर तुम्हारी दोस्त कोई गलत कदम उठा रही थी तो तुम्हें बताना चाहिए था, तुम भी उसके साथ शामिल हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? इन सब बातों के बाद मेरी बहन खामोश हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू थे और दिल में खौफ कि पता नहीं मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ।
मेरे घर में अजीब सा माहौल फैल गया था। सब दुआएं मांग रहे थे मगर किसी को खबर नहीं थी कि मैं कहाँ पड़ी हूँ। मेरी बहन जो हमेशा घर की फर्माबरदार बेटी थी, उससे भी माँ बाप ने सख्त बातें सुनाई। कहा कि तुम्हें रोकना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि कहाँ जा रही हो। अगर तुम साथ चली जाती तो शायद आज ये सब ना होता। अब मेरी आँख खुली तो चारों तरफ सफ़ेद दीवारें नज़र आई। मेरे बदन में इतना दर्द था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने कोशिश की उठने की मगर अब उठ ना सकी। बस इतना देखा कि मेरी बहन मेरे पास खड़ी है और माँ एक तरफ बैठी सर पकड़ कर रो रही हैं। मेरे पापा वहाँ नहीं थे, शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर्स आ जा रहे थे और मैं सिर्फ इतना समझ पा रही थी कि कोई बड़ी बात हो चुकी है। मेरी बहन ने आहिस्ता से मेरा हाथ थामा, मेरी आंखों से पूछा कि क्या हुआ, तो वे फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस वाले अंदर आए और बताया कि ये लड़की हमें सड़क पर ज़ख्मी हालत में मिली थी। उसके फ़ोन से नंबर निकाल कर हमने आप लोगों को इत्तला दी। मैंने आंखें बंद कर ली जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। डॉक्टर कह रहे थे कि मुझे होश आए हुए 1 हफ़्ता गुजर चुका है मगर अभी भी मेरी हालत नाजुक है। एक नर्स ने आहिस्ता से कहा कि दुआ करें कि ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स को खतरा है कि शायद ये लड़की अब कभी चल ना पाए। मेरे लिए वो जुमला किसी क़यामत से कम नहीं था। मैंने अपनी टांगें हिलाने की कोशिश की लेकिन कुछ महसूस नहीं हुआ, जैसे जिस्म का आधा हिस्सा पत्थर बन गया हो। मेरी बहन मेरी आंखों में देखकर बोली कि क्यों गई थी वहाँ। मैंने होठ हिलाने की कोशिश की लेकिन आवाज़ ना निकली। मेरे दिल में सिर्फ एक बात गूंज रही थी कि मैं तो मोहब्बत के लिए गई थी, एक ऐसे रिश्ते के लिए जिसे मैं सच्चा समझती थी। मुझे क्या पता था कि मेरी मोहब्बत मुझे इस हाल तक ले जाएगी कि मैं ना जीत सकूंगी ना मैं मर सकूंगी। मैं खामोश लेटी रही और माँ की हिचकियाँ सुनाई देती रही। मैंने सोचा था मोहब्बत ज़िंदगी देगी मगर वो मेरी ज़िंदगी ही ले गई थी। मेरे माँ बाप का कहना था कि कोई पुलिस कंप्लेन ना की जाए और इस केस को ही ख़त्म कर दिया जाए। वे लोग डर गए थे, उनके चेहरों से खौफ साफ नज़र आ रहा था। उनका ख्याल था कि अगर ये बात बाहर गई तो लोग क्या कहेंगे, लोग उंगलियां उठाएंगे कि बेटी घर से निकली थी तो फिर ये सब क्यों हुआ। मेरे बाबा का दिल जैसे पत्थर हो गया था। वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते थे और मेरी माँ बस यही कहती रहती थी कि सब कुछ भुला दो, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मेरे साइड वाले बेड पर एक मरीज़ा दाखिल थी जिसका शौहर वकील था। वे सब मुझसे मिले तो उसने कहा कि आपका केस बहुत मजबूत है, आपको इंसाफ मिल सकता है। वो बोला कि अगर आपके साथ जो जुल्म हुआ वो कभी मिट नहीं सकता, लेकिन अगर आप हिम्मत दिखाएं तो कम से कम उन दरिंदों को सज़ा ज़रूर मिलेगी ताकि कल कोई और लड़की उनके हाथों बर्बाद ना हो सके। उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई केस देखे हैं जिसमें सबूत नहीं होते लेकिन फिर भी लड़कियां इंसाफ के लिए लड़ती हैं, और आपके पास तो सब कुछ है, मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद है, डॉक्टर ने सब कुछ लिख दिया है। आपके जिस्म पर ज़ख्मों के निशान खुद गवाही दे रहे हैं कि आपके साथ जुल्म हुआ है। आपके पास उनके मैसेजेस हैं, उनके नाम है, पार्क की टिकट है, होटल का नाम है, कमरे का नंबर है और सबसे बढ़कर आप खुद ज़िंदा हैं और गवाही दे सकती हैं। उसने कहा कि मैं आपका केस मुफ्त में लड़ूंगा, आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे माँ बाप तो अब भी खामोश थे, उनकी नज़रें झुकी हुई थी, लेकिन मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि हम ये केस ज़रूर लड़ेंगे। वो बोली कि हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे, अगर आप खामोश रहे तो कल किसी और के साथ यही सब होगा। उसके अल्फाज मेरे लिए उम्मीद की किरण बन गए। मैंने भी फैसला कर लिया कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं कमज़ोर थी, ज़ख्मी थी, लेकिन अंदर से एक नई ताकत पैदा हो चुकी थी। मेरे केस का आगाज़ हुआ। ये लंबा और मुश्किल सफ़र था। मैं खुद चल नहीं सकती थी, बस व्हील चेयर पर बैठी रहती थी, लेकिन मेरी बहन मेरे साथ खड़ी थी। हर पेशी पर वे मेरा सहारा बनती थी। मेरे वकील को सब कुछ बताया, पार्क के टिकट जमा करवाए, मैसेजेस दिखाए, होटल का नाम बताया और वह सब चेहरा याद किए जिन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। मेरी गवाही सबके लिए एक सदमा थी। लोग अदालत में खामोशी से सुनते थे और मैं आंसू जब्त करती थी। नुमान और उनके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब पुलिस उन्हें लाई तो मैंने उसकी तरफ देखा। एक लम्हे के लिए भी उनके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं थी, जैसे वो सब कुछ खेल समझ कर चुके हों। उस वक्त मेरा दिल चाहा कि चीखे चिल्लाऊं, लेकिन मैं खामोश रही क्योंकि अब अदालत मेरा जवाब थी। कुछ दिन बाद नौमान के घर वाले हमारे घर आए। वो रोते हुए बोले कि हमारा एक ही बेटा है, आपकी बेटी के साथ शादी करवा देते हैं, आपकी बेटी को भी सहारा मिल जाएगा और हमारा बेटा भी बच जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आप हाँ कर दें तो हम अदालत से केस वापस ले लेंगे। मैंने उनकी बात सुनकर आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में सोचा कि वो शख्स जिसने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, मैं उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। मैंने साफ कह दिया कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस इंसान का नाम अपनी ज़िंदगी से
से नहीं जोड़ूंगी। मेरा केस बहुत मजबूत था, वकील ने मेरी मेहनत से लड़ा था। अदालत में सब सबूत पेश किए गए। नौमान और उनके दोस्तों को सजाए मौत सुनाई गई, बाकियों को कैद की सज़ा दी गई। जब फैसला आया तो अदालत में सन्नाटा छा गया। मेरी बहन के आंसू थम नहीं रहे थे और मेरी माँ ने पहली बार मेरा हाथ पकड़ कर कहा कि बेटी तूने वाकई बहादुरी दिखाई है। उस दिन के बाद मेरे दिल में एक नया हौसला आ गया। मुझे लगा कि शायद अब मैं फिर से जी सकती हूँ। मैं अब भी व्हील चेयर पर थी, लेकिन मेरे अंदर एक उम्मीद पैदा हो गई थी। फिर एक दिन जब मैं चेकअप के लिए अस्पताल गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पैरों में हल्की सी सनसनाहट महसूस हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने हैरानी से अपनी बहन की तरफ देखा और उससे कहा कि देखा, मैं कहती थी ना तुम ठीक हो जाओगी। डॉक्टर ने कहा कि अगर बाकायदा फिजियोथेरेपी की जाए तो 2 साल में तुम दोबारा अपने पैरों पर चलने के काबिल हो सकती हो। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। मेरी बहन ने मेरा माथा चूमा और बोली कि हम रोज़ थेरेपी करेंगे, तुम हार नहीं मानोगे। वाकई उसने मेरा हर लम्हा साथ दिया, मुझे खाना खिलाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, अस्पताल ले गई। वही मेरा सब कुछ बन गई थी। वह सिर्फ बहन नहीं थी, वह मेरी माँ जैसी थी। उसने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस लाई। मैं रोज़ थेरेपी करती थी, दर्द भी होता था, मगर उम्मीदें मुझे सहारा दिया। कुछ महीनों में मैंने अपने पैरों को ज़रा सा हिलता महसूस किया। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। मेरी बहन ने खुशी से चीख मार दी कि तुम चल सकती हो, तुम ठीक हो रही हो। मैंने सोचा कि शायद अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी है ताकि मैं दूसरों के लिए मिसाल बन सकूं। मैं अब जान चुकी थी कि मोहब्बत अंधी नहीं होनी चाहिए। हर शख्स मोहब्बत के काबिल नहीं होता और हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। मैं ये नहीं कहती कि सब मर्द बुरे हैं, मगर किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एतबार अगर गलत जगह किया जाए तो वह इंसान की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। मैं अब भी व्हील चेयर पर बैठी ये सब सोचती हूँ कि मेरी कहानी उन सब लड़कियों के लिए सबक है जो किसी के मीठे बोलों में आकर अपनी इज्जत दांव पर लगा देती हैं। मेरी दुआ है कोई भी बहन बेटी इस दर से ना गुजरे जो मैंने सहा है। अल्लाह सबकी इज़्ज़तों की हिफाजत करे और हर जालिम को उसकी किए की सज़ा दे। आमीन। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। गलती सबसे होती है, मुझसे भी गलती हुई थी। मेरा कम उम्र थी। ख़ुद को तसल्ली देने के लिए मैं ये कहकर अपने आप को मुतमईन तो कर लेती हूँ कि मेरी उम्र कम थी और मैंने गलती कर दी, लेकिन देखा जाए तो आजकल कोई भी इतना मासूम नहीं होता। इतने सारे लोगों को हम देखते हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात हो चुके हैं, फिर भी मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि जिस पे इंसान पर एतबार कर लेते हैं। लेकिन नौमान को मुझ पर मोहब्बत थी ही नहीं, उसने मुझसे मोहब्बत की ही नहीं थी, उसने धोखा दिया था। मोहब्बत मेरी थी, लेकिन शायद उसके नसीब में मोहब्बत नहीं थी कि उसने ये सब कुछ करके मोहब्बत से हाथ धो लिया। अगर मेरे साथ मुखलिस होता तो मैं बहुत खुशकिस्मत होती, लेकिन शायद मैं बदकिस्मत थी। धन्यवाद दोस्तों।